आज बात सिर्फ बिहार की नहीं होगी, आज बात पूरे भारत की होगी। बात उन 25 लाख छात्रों की होगी जो हर साल जेईई और नीट की परीक्षाएं देते हैं। बात उनके हक की होगी। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 3 प्रमुख खबर बताते हैं। और आज की पहली खबर ये है कि पिछले कुछ दिनों से देश भर के लाखों छात्र सितंबर में होने वाले जेईई और नीट की परीक्षाओं की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गजब के तथ्य के साथ ये फैसला सुनाया कि कोरोना की वजह से परीक्षा को टालना इस देश के बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने के बराबर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस महामारी में एग्ज़ाम की बलि चढ़ने वाले उन लाखों विद्यार्थियों के मन को भी टटोलना चाहिए था। आलम यह है कि विद्यार्थियों के लिए एकमात्र विकल्प सुप्रीम कोर्ट ने विद्यार्थियों के विरोध में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में 2 बातों को लेकर पिटीशन दायर किया गया था। पहला था कि नीट और जेईई की एग्ज़ाम को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया जाए, और दूसरा यह था कि देश भर में परीक्षा सेंटर की संख्या को बढ़ा दिया जाए और कम से कम हर जिले में एक परीक्षा सेंटर की व्यवस्था की जाए। इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त को 11 राज्य के 11 छात्रों ने डाला था। मांग क्या था ये हम आपको बता चुके हैं। नतीजा निकलकर सामने ये आया कि 6 अगस्त को जो पिटीशन दायर हुआ था, 17 अगस्त को उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और फैसला ये आया कि परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। इसीलिए परीक्षाएं बोर्ड के हिसाब से ही तय समय पर ली जाएंगी। इसके बाद देश भर के लाखों छात्रों में इस बात का गुस्सा फूटा। अब तक करीब 16 छात्र सुसाइड भी कर चुके हैं। कारण सिर्फ इतना था कि उन्हें अपने भविष्य की चिंता थी और उसी चिंता की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि जो परीक्षा उनके भविष्य को निर्धारित करने वाली साबित होगी, उस परीक्षा के लिए उनकी कोई तैयारी नहीं है। और अब सारे विकल्प खत्म हो गए हैं, क्योंकि कोर्ट ने भी परीक्षा लेने पर फैसला सुना दिया है और बोर्ड ने भी तारीख का ऐलान कर दिया है। तो बच्चे क्या करते? फांसी पर लटक गए। शायद उन बच्चों की स्थिति को समझने की ज़रूरत है, उनकी आवाज़ों को सुनने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये वही छात्र हैं जो अपने भविष्य के लिए अपने घर से दूर किसी अनजान जगह पर जाकर काफ़ी मुश्किलों के साथ अपनी पढ़ाई करते हैं। अपने घर वालों का मुंह देखकर तरस तो आता है, लेकिन चाहते हैं कि किसी तरह से कुछ हो जाए तो उनके परिवार के लोग भी अच्छे स्टैंडर्ड के साथ रह सकें। लेकिन आज वही छात्र जब सड़क पर निकलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भूख हड़ताल पर जा रहा है, कोई सुसाइड कर ले रहा है, कोई अपनी कलाई काट ले रहा है, कोई एडमिट कार्ड जला रहा है और कोई अपनी किताबों को जला रहा है, तो सरकारों को अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। क्यों सरकार इन बच्चों के मनस्थिति को समझने को तैयार नहीं है? क्यों सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, उसी महामारी की वजह से बच्चों के दिमाग में सब कुछ कैसे ठीक ठाक होगा? शुरुआत में जब कोरोना का प्रकोप बढ़ना शुरू हुआ था और रेलवे ने ट्रेनों की आवाजाही को बंद करने का निर्णय लिया था, उस वक्त केंद्र की सरकार ने लोगों से एक खास लहजे में अनुरोध किया था। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपने ट्विटर पर ये लिखा था कि रेलवे कभी युद्ध काल में भी बंद नहीं हुआ, इसीलिए इस हालत को समझिए और घरों में रहिए। क्या आज केंद्र की सरकार अपने उसी ट्वीट का मतलब भूल गई है? क्या केंद्र सरकार ये सोच रही है कि जो बच्चे रेलवे के जनरल बोगी में ठूस ठूस कर परीक्षा देने के लिए जाते थे, आज उनके पास कौन सा विकल्प बचा हुआ है? जिन बच्चों का एग्ज़ाम उनके घर से 600 किलोमीटर दूर पर शेड्यूल किया गया है, वो बच्चे एग्जाम देने के लिए कैसे जाएंगे? और जिस संक्रमण के दौर में लोग घरों में छुपे हुए हैं, उस दौर में सरकार इन बच्चों को घरों से बाहर क्यों निकालना चाहती है? और जिस सोशल डिस्टेंसिंग की बात सरकार कर रही है, क्या सरकार को ये लगता है कि जब 25 लाख छात्र अपने घर से बाहर अपने माता पिता के साथ किसी एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने के लिए जाएंगे, तब वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कौन मेंटेन करेगा? जब 3 घंटा तक विद्यार्थी मास्क लगाकर परीक्षा देगा, तो उस वक्त कितना मानसिक प्रेशर पड़ेगा? और इसके बाद जब परीक्षा सेंटर पर 25 तरह का नियम फॉलो करवाया जाएगा और उस नियम से गुजरकर जब कोई विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए अंदर घुसेगा, तो उसके मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब पिछले 5 महीने से पूरी तरह से सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, उस स्थिति में परीक्षा की तैयारी किस लेवल पर है, ये कौन समझेगा? इन 25 लाख छात्रों में कितनों के माता पिता शुगर समेत कई अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित होंगे। लेकिन अगर बाई चांस उनको कोरोना हो जाता है, तो ये कौन सुनिश्चित करेगा कि उन्हें कुछ नहीं होगा? ये कौन कौन करके बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक है कि सरकार ने अपनी आंख मूंद ली है और चाहे जो भी हो जाए, परीक्षा तो होकर ही रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ डजंट मैटर।
अब दूसरी खबर, काफ़ी महीने के विरोध और आलोचना के बाद बिहार में कुछ हद तक सरकार ने कोरोना की बढ़ती स्थिति पर ध्यान दिया है। बिहार में लगातार सैंपल की जांच बढ़ी है, इसके साथ साथ बिहार में रिकवरी रेट भी बढ़ गया है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने के रिकवरी रेट वाले 3 प्रमुख राज्यों में बिहार का नाम आया है। सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट दिल्ली का है। दिल्ली में रिकवरी रेट 90% है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, जहां रिकवरी रेट 84% है, और इसके बाद आता है बिहार, जहां रिकवरी रेट 83.74% है। वहीं अगर पूरे देश की बात की जाए तो औसतन 75% रिकवरी रेट पूरे देश का है, और इस 75% से 8% ज़्यादा रिकवरी रेट बिहार का है। इसके साथ ही देश के 5 प्रमुख राज्यों में सैंपल जांच के आधार पर बिहार 5वें नंबर पर है, जहां उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बाद बिहार में सबसे ज़्यादा सैंपल की जांच अब तक हुई है। उत्तर प्रदेश में अब तक 46,74,620 सैंपल की जांच हुई है। तमिलनाडु में 42,76,640 सैंपल की जांच हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 36,67,937 सैंपल की जांच हुई है। आंध्र प्रदेश में अब तक 32,82,501 सैंपल की जांच हुई है। और इसके बाद नंबर आता है बिहार का, जहां अब तक 25,70,970 सैंपल की जांच हुई है। बिहार में बेड की संख्या को लगातार बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही हर छोटी से छोटी इकाई तक कोरोना की जांच कैसे हो, इसकी व्यवस्था भी की गई है। और इसी का नतीजा निकलकर सामने ये आया है कि बिहार का रिकवरी रेट भी बढ़ गया है, और सबसे ज़्यादा सैंपल की जांच जो हुई है उसमें 5वें नंबर पर बिहार आया है। अब तीसरी खबर, कल से पूरे राज्य में बसों का परिचालन शुरू हो गया है, और जितने बस स्टैंड हैं उनको सैनिटाइज करके बसों का परिचालन शुरू किया गया है। हालांकि बसों के परिचालन को शुरू करने से पहले परिवहन विभाग ने कई तरह की गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके पालन के साथ ही बसों में सफ़र किया जा सकता है, जैसे मास्क लगाना, बसों को सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और जितने भी सीट हैं उतने ही यात्रियों का होना। उसके बाद बसों में जागरूकता के लिए स्टिकर चिपकवाना, ये कुछ गाइडलाइंस हैं जिनका पालन करना होगा, और इनका पालन अच्छे से हो इसके लिए जिला प्रशासन को भी मुस्तैदी रखने के लिए कहा गया है। और जिन बसों में इन गाइडलाइंस का पालन नहीं होगा उन पर जुर्माना भी लग सकता है, या फिर उनका परमिट भी कैंसिल हो सकता है। और कल पहले ही दिन करीब 8 बसों पर यह जुर्माना लगाया गया है। इसीलिए बस के ड्राइवर और यात्रियों को सभी गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर यात्रा करना होगा, ताकि खुद की सुरक्षा भी हो सके और लोगों की सुरक्षा भी हो सके। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।